हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसेन प्रोग्रामिंग। तो कैसी है मेरी इनसेन आप? तो आज है हमारा लेक्चर का पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले हैशटैग आई एम एन इनसेन कोडर कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। तो कर दिए? कमेंट किए? जल्दी करो जल्दी करो। तो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस हेडर फाइल। सी प्लस प्लस के हेडर फाइल्स के बारे में जानने वाले हैं, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। तो जैसे कि आप सबको पता है, हैश इंक्लूड यूज होता है सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए। तो जैसे कि आई स्ट्रीम भी आप जानते ही हो, हेडर फाइल है एक तरीके का। तो और भी बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप ये लाइन पढ़ सकते हो, सी प्लस हैशटैग इंक्लूड is used in C++ to import header files in a C++ program. The reason to introduce the IOStream header file into a program is that function like cout and cin are defined in that header file. There are two types of header files, system header file और दूसरा होता है यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम हेडर फाइल्स और एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो सिस्टम हेडर फाइल्स कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, जैसे कि एक आईओ स्ट्रीम हो गया, math.h हो गया, conio.h हो गया, stdio.h हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा वो। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। ये मैं आपको कोड में ही बताऊंगा कि क्या है यूजर डिफाइंड। तो अभी के लिए आप ये लाइन पढ़ सकते हो। तो प्रोग्रामिंग राइट यूजर डिफाइंड फाइल हिमसेल्फ टू इंक्लूड योर हेडर फाइल। बेसिकली आप खुद का भी एक हेडर फाइल बना सकते हो और उसको खुद के अपने प्रोग्राम में भी उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, बहुत तरीके के ऑपरेटर्स हैं, आपने नाम सुने होंगे, कहीं पे नहीं सुने हो तो इस लेक्चर में देख लेना। ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट बाय परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन टू और मोर इनपुट। इन दिस लेक्चर वी विल सी द ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। पहले होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वही आपका बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख रखे हुए हैं, जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मॉड्यूलर बी, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए, एन माइनस माइनस ए। ये जो नीचे के ये जो चार फंक्शन है 6, 7, 8 और 9, इन्हें हम क्या बोलते हैं ये मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, ठीक है। आप इनका टेंशन मत लो। बेसिकली इनको ये बोलते हैं ए प्लस प्लस मतलब ए इंक्रीमेंट, ठीक है। ए माइनस माइनस यानी ए डिक्रीमेंट, और प्लस प्लस ए मतलब डिक्रीमेंट ए, इंक्रीमेंट ए सॉरी, और माइनस माइनस ए डिक्रीमेंट ए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, विल डिक्रीमेंट बाय 1 एंड द वैल्यू इट्स प्रिंट, ठीक है। दूसरे होते हैं असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट्स ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंटीजर a b इज इक्वल्स टू 5। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत सिंपल होते हैं, आप यूज ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। थर्ड होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ऑफ टू वैल्यूज। ये भी मैं आपको कोड में चल के बताता हूँ, मैंने इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे कि a इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे ये कंपेयर करेगा ए और बी की वैल्यू को एंड चेक करेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। अगर आउटपुट विल बी इक्वल तो वहां पे द आउटपुट विल बी 1 इफ इक्वल एंड 0 इफ नॉट, ठीक है। अगर आउटपुट इक्वल रहेगा तो उधर आंसर 1 आएगा, और अगर आउटपुट इक्वल नहीं होगा तो वहां पे आंसर 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ये कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि a नॉट इक्वल टू b, ये नॉट ऑपरेटर है। जो आप ये एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं नॉट ऑपरेटर है, इसे हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये आप समझ ही गए रहोगे, मैथ्स अगर आपको ये आता होगा अच्छे से। तो फिर नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है। ये है द फंक्शन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ये सब नॉर्मल है, ये मैं आपको कोड में दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तो इसमें हम तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये तीनों के देख रहे हैं। वेल अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते रहना, और चैनल पे अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
तो जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ फंक्शन लिखे हैं मैंने ब्रैकेट्स के अंदर। आपको सेम ऐसे ही अपने कोड में भी लिखना है। लाइक इनको आपको पहले मेन ब्रैकेट खोलना है, उसके अंदर एक सब ब्रैकेट में a इज इक्वल टू बी, मैं इधर दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे बीच में मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ये एंड ऑपरेटर का साइन है, एंड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज लेस देन b। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू को चेक करेगा कि वो इक्वल है कि इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल बी वेदर ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, अगर एक इक्वल हो गया, ठीक है, तो फिर वो दूसरा एक्सप्रेशन पे जाएगा कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं, ए छोटा है, एक सेकेंड, ए छोटा है कि नहीं, मतलब ए स्मॉलर देन बी और नॉट। ठीक है, अगर ए स्मॉलर देन बी है, ठीक है, द आउटपुट विल बी 1 इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू एंड 0 इफ नॉट। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स निकला या फिर एक ट्रू निकला एक फॉल्स निकला तो आउटपुट 0 ही आना है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का काम है। ये चीज़ अब जब हम इसमें आएंगे नीचे, तो ये और ऑपरेटर है, आप देख सकते हो। तो फंक्शन मैंने वापस से वही नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, द आउटपुट विल बी 1 if one of the expression is true and 0 if both are false। जब दोनों false होंगे तब 0 मिलेगा, अगर एक भी true होगा तो वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, और वैसे ही हमारा नॉट ऑपरेटर है, इसमें तो वैल्यू ही चेंज हो जाती है कि अगर a इक्वल टू बी है तो उसका आंसर, उसका वैल्यू वैसे 0 आना चाहिए, लेकिन वैल्यू 0 नहीं 1 आएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो रुको जरा, अभी लेक्चर खत्म हुआ नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं VS कोड पे। तो ये मैंने VS कोड खोल लिया है। तो देख रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने ट्यूटोरियल file.cpp बना रखी है और मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये मेरा टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से मेरा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये मुझे यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो आ गया, ये मेरा आउटपुट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक txt फाइल बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये सारे ऑपरेटर्स लिख रखे हैं ऑलरेडी। मैं ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहता था, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मुझे बनाना नहीं है इसलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है, int a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 5, वही बेसिक सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैंने ये चीज़ ऑलरेडी लिख रखी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने एंडल लगा रखा है। ये एंडल क्या चीज़ है भाई, तो एंडल बेसिकली जो हम /n यूज़ करते थे, रिवर्स /n, एक लाइन नीचे आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में ये नीचे आया है इसके। ये किस वजह से आया है, मैंने यहाँ पे कहीं /n तो लगाया नहीं है, तो ये कैसे आया, ये एंडल की वजह से आया। तो इसके लिए हम एंडल यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको बताने वाला था यहाँ पे यूज़र डिफाइन। तो यूज़र डिफाइन ये देख सकते हो, ये आप सिस्टम हेडर फाइल है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, IOStream ये ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिस्टम बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यूज़र डिफाइन में खुद बनाना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं इंक्लूड करता हूँ हैश इंक्लूड। मुझे मान लो this.h को मुझे इंक्लूड करना है। ठीक है, ये this.h है, मुझे इसे इंक्लूड करना है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर दिखेगा। this.h क्या है भाई, मुझे तो पता नहीं। ठीक है, ये एरर क्यों आया, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से this.h करके एक बना लेता हूँ हमारा हेडर फाइल। ठीक है, अब जब मैं इसे यहाँ से रन करूँगा, मैंने this.h बना लिया है, जब मैं इसे रन करूँगा, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो देख रहे हो अब मुझे वो एरर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये हेडर फाइल बना ली है। अब मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, लेट्स से मैं THIDS कर देता हूँ, threads.h कर देता हूँ। ठीक है, फिर कुछ भी कर दूंगा तो ये वापस से मुझे
आप ये देख सकते हो इधर ऑलरेडी ये चीज़ रेड हो चुकी है, कि इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम में एरर है। तो ये है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल जो आप खुद से बना के डाल सकते हो, ठीक है। और ये है सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल, यानी सिस्टम हेडर फाइल जो ऑलरेडी बना है। मैं इसके आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। ऑपरेटर से चलने से पहले मैं आपको ये रेफरेंस दिखाना चाहता था। तो गूगल पे जाके हम लोग अगर सर्च करते हैं सीपीपी रेफरेंस फॉर हेडर फाइल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। ये फर्स्ट वेबसाइट जो आपको दिख रही है en.cppreference.com, ये वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली अपने सारे रेफरेंसेस के लिए। बहुत अच्छी वेबसाइट है, डेली टू डे बेसिस पे अपडेट होती रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी वो हेडर फाइल्स हैं जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी हेडर फाइल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये सब C++ की सिस्टम हेडर फाइल्स हैं जो ऑलरेडी बनाई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। आपको बस खाली डालना है CPP रेफरेंस फॉर हेडर फाइल, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करो और आप ये देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे नए भी हैं जो ऑलरेडी 2020 में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कुछ पुराने हैं जैसे कि ये C++11, 17, कुछ नए आए हैं 20, ठीक है। इसमें आप पूरा देख सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, डेप्रिकेट, हाँ ठीक है। ये जो आप प्रोग्राम हेडर फाइल्स देख रहे हो ये चीज़ें डेप्रिकेट हो चुकी है, मतलब ये चीज़ें अब यूज़ नहीं होती। इनके बदले कुछ नया हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है। जैसे कि मैं इसमें से बहुत जाना पहचाना उठाता हूँ, जैसे कि ये math.h, ये हम बहुत यूज़ करते थे इससे पहले, बट अब इसके बदले में सी मैथ यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सी मैथ को यूज़ करते हैं। ये आने वाले टाइम में सब चेंज होते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको ये वेबसाइट रेफर करा रहा हूँ कि आप भी अपडेटेड रहोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था stdio.h, तो इसका भी अब हो चुका है cstdio, ठीक है, stdlib.h, cstdlib, ठीक है। तो .h के बदले अब cstdlib डायरेक्ट कर दिया है। ये कुछ नए हेडर फाइल्स हैं, एक बंद होता है तो उसके बदले कुछ नए हेडर फाइल्स आते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को ये नहीं किया है, बुकमार्क नहीं किया है, तो यहाँ से बुकमार्क कर लो। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से इसको बुकमार्क कर सकते हो। और नहीं होगा तो चैनल पे भी जाके भी देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो वापस चलते हैं हम अपने VS कोड में। तो ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है a+b, a-b, मैंने ऑलरेडी सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिख रखे हैं। और इसके आउटपुट्स भी आप देख सकते हो। लाइक ये तो बेसिक थे यहाँ तक, लेकिन ये देखिए इधर यहाँ पे आंसर 0 क्यों आया है। तो ये 0 क्यों आया है, तो मैंने इंटीजर a और b 4 दिया हुआ है। तो इंटीजर वैल्यू का आंसर इंटीजर में ही रिटर्न होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर्स रखे थे, अब इसका आंसर वैसे तो 0.8 होना चाहिए था, बट वो 0.8 आएगा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न होगी, क्योंकि हमने इंटीजर दिया है तो वो इंटीजर में ही रिटर्न होगी। इसके लिए ये वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 0 दिख रही है, समझ रहे हो, लाइक 0.8 है। तो 0.8 एक डबल वैल्यू हो सकती है, नहीं तो एक फ्लोट वैल्यू हो सकती है, बट मैंने तो उसको इंटीजर दिया था तो वो मुझे आंसर भी इंटीजर में ही रिटर्न करेगा। तो वो 0.8 के बदले वो 0 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 4 आएगा, ठीक है। अब ये है a++ की, तो a++ यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं इसका ये लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले, ये जो 60 नंबर लाइन है, जब यहाँ तक प्रोग्राम पहुंचेगा तो वो पहले क्या कहेगा कि a++ यानी a को पहले प्रिंट कर दो और फिर उसको इंक्रीमेंट कर दो 1 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू पहले प्रिंट होगी 4 और उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्यों दिखा रहा है मैं इसका बताता हूँ। जब ये प्रोग्राम फिर ये एग्जीक्यूट करके फिर जब नीचे आएगी तो यहाँ पे वो बोलेगी कि a माइनस माइनस, यानी a को डिक्रीमेंट कर दो, a पहले प्रिंट करो उसको डिक्रीमेंट कर दो। तो a जो यहाँ की, मैं कमेंट आउट में लिख देता हूँ, a की वैल्यू जो यहाँ पे 5 थी वो जब इस लाइन में आई तो वो 4 हो गई। a++
जो यहाँ पे 5 था, जब वो इस लाइन तक आया तो 5 माइनस माइनस तो वो 4 हो गई, ठीक है। वो यहाँ पे आते आते 4 हो गई, और फिर वो 4 जब इस लाइन में गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले इंक्रीमेंट करो और फिर प्लस करना ए को, ठीक है। फिर ए प्रिंट हुआ तो यहाँ पे पहले ही 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद में ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ की ए की वैल्यू आपकी 4 थी, तो जब ये 4 इधर जाएगा तो ये प्लस होके यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो आएगा तो यहाँ पे वापस से वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे वैल्यू 5 थी, ये पहले डिक्रीमेंट हो गई, तो फिर उसके बाद में ए प्रिंट हुआ, तो ए प्रिंट होने के बाद 4 आंसर आ गया है, ठीक है। समझ गए? तो आगे चलते हैं। तो वापस से मैं इस टेक्स्ट फाइल में आ जाता हूँ। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। इसका वो कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है कि हम यहाँ पे जैसे इंटीजर एज इक्वल्स 3 जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला लाइन। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिक इसीलिए यूज होता है, जैसे कैरेक्टर डी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो इसे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। इसे मैं ले चलता हूँ कोड में, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये जैसे कि मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। तो ये मैंने रन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a इज इक्वल्स टू बी, तो ये पूछेगा क्या भाई a इज इक्वल टू बी है, तो उसका आंसर मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। आप ये देख सकते हो a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। वो नीचे आएगा a नॉट इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, a नॉट इज इक्वल्स टू बी मतलब अब यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 1। क्यों भाई? a नॉट इक्वल टू बी, a तो ऑलरेडी इक्वल टू बी नहीं है, लाइक a 4 है और b 5 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर 1 आ जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू बी हाँ है, a ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो आंसर आएगा 0, नहीं है क्योंकि 4 और 5 ग्रेटर देन है ही नहीं, ठीक है, ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर देन है। तो लेस देन इक्वल टू बी हाँ ये हो सकता है, तो 1 आएगा। a इज ग्रेटर देन b तो 0 आएगा क्योंकि a ग्रेटर देन b है नहीं, और a लेस देन b तो इधर आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियो को लूप पे वापस से देखना, 2-3-4 बार देख लेना, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में चला जाएगा, प्लस आप इस कोड को प्रैक्टिस भी करना। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके कोड में ले चलता हूँ। ये टेंशन मतलब ये इतना बड़ा दिख रहा है, वो एक्चुअली है नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने इतना बड़ा खाली ये वेरिएबल नेम दिया है, ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना था, इसलिए मैं इसे वापस से रन कर लेता हूँ ताकि मैं आउटपुट दिखा सकूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और ये है नॉट ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर है, ये आपका और हो गया, और ये एंड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर इज 0। 0 क्यों हुआ भाई? a इज इक्वल्स टू बी तो है ही नहीं, तो आंसर ऑब्वियसली वहां पे तो 0 आएगा। एंड फिर वो सेकंड्स में जाएगा a इज लेस देन b, तो a इज लेस देन b यस, लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है। अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपको यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो 0 मिलेगा। अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड लाइन पे आएगा तो सेकेंड लाइन पे इसको क्या देखने मिलेगा? वापस से वही देखने मिलने वाला है कि a इक्वल टू बी, जो कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करेगा? सेकेंड स्टेटमेंट जब वो जाएगा तो वहां पे देखिएगा a इज लेस देन b, तो हाँ a इज लेस देन b है, तो यहाँ पे आंसर आपको वो 1 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब 0 आएगा, एक ट्रू होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ चुकी है। थर्ड लाइन पे जब चलते हैं हम, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 आ चुकी है। थर्ड लाइन पे जब हम चलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर a इज इक्वल टू बी, जो कि नहीं है, बट नॉट ऑपरेटर लगा है इसलिए उसका वैल्यू 1 आएगा।
तो ये कुछ सिंपल से ऑपरेटर से, अगर नहीं समझ में आ रहे तो वीडियो को वापस से देखो, 3-4 बार देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर, बट उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और रही बात इसकी नेम स्पेस एसटीडी की, तो इस पे भी हम आगे जब आगे चलते चलते जब नेम स्पेस पढ़ेंगे तो फिर इसको भी जान लेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जब आप इसको कंट्रोल दबा के जब आईओ स्ट्रीम पे क्लिक करोगे तो ये कुछ हेडर फाइल्स में आपको आईओ स्ट्रीम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या ऑलरेडी उसमें बना है, जैसे आप देख सकते हो सी इन सी आउट इसी में है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हेडर फाइल्स के अंदर की फाइल है, जो बोलते हैं ना अंदर की बात, समझ गए? हाँ समझ गए, ठीक है। तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस खाली आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो पता ही है क्या करना है, वो बेल आइकन भी सब्सक्राइब दबाना है और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।